तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए, ये हमारे पास में सोशल साइंस का प्री बोर्ड का पेपर जो आप लोगों का चल रहा है, क्लास 10th का है। 825 BS इसका कोड है और यही पेपर सब जगह आ रहा है, तो इसको पढ़ के ज़रूर जाइए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो आप सभी लोग एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQ देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी और रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? तो बिस्मार्क था जनक। हिटलर तानाशाह था। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1944 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? तो 1929 में लाहौर षड्यंत्र के समय आई थी। कारण लाभ किस देश से संबंधित है? ये ब्रिटेन देश से संबंधित है। नेक्स्ट है हिंदी है। हिंदी है राजभाषा। राजभाषा जो है हिंदी है राजभाषा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में जनसंघ की स्थापना हुई थी। जनसंघ की स्थापना हुई थी भैया, कब हुई थी? तो जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में। जनसंघ का पहले क्या नाम था? पहले नाम जनसंघ था और अब क्या नाम है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं? तो बहुसंख्यकों का शासन, ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। भारत में संविधान में महिलाओं के आरक्षण के लिए व्यवस्था स्थानीय संस्थाओं में, लोकल बॉडीज में। कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो इनमें से सभी। रोजगार, स्वतंत्रता, उपभोग में वृद्धि। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है बैंकिंग, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन औपचारिक साख को नियंत्रित करता है? तो इनमें से कोई नहीं। कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोध है? तो यहाँ पर आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण, ये दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवरोध हैं। अगला देखते हैं। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। ये सभी, इनमें से सभी। अनुचित कीमत लेना, मिलावटी वस्तु, कम वजन तौलना। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। एक होती है नई जलोढ़ मृदा, एक होती है पुरानी। पुरानी को कहते हैं बांगर और नई को कहते हैं खादर। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होने वाला है आपका डी, आरक्षित वनों का विस्तार। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? धान। कौन खनिज उद्योग है? चीनी, पेट्रोल, रसायन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है दोनों खनिज उद्योग हैं। और इसके बाद में देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? ये रेल परिवहन के विकास से संबंधित है। साथियों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप सभी लोग एक छोटा सा प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हाइप कर दीजिए और कमेंट भी प्यारा सा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहले प्रश्न नंबर। क्या लगा? भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्धों के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था, 2 वर्षों मतलब 4 वर्षों तक। फिर एक उसी में प्रश्न है, आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्धों के प्रभावों का उल्लेख करें तो प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़े, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, आर्थिक प्रभाव। युद्ध के वित्त पोषण के लिए रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिससे युद्ध ऋणों और करों में वृद्धि को पूरा किया गया। 1913 से 18 के बीच कीमतें लगभग दुगनी हो गई, जिससे आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। युद्ध सामग्रियों की मांग बढ़ने से कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, लेकिन कच्चे माल की कमी और विदेशी व्यापार में गिरावट आई। राजनीतिक प्रभाव। युद्ध के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे राष्ट्रीय भावना जागृत हुई और स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। युद्ध के बाद भारतीयों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलने से असंतोष बढ़ा, जिससे 1919 का रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हुईं। आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारण। नंबर 1, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। महामंदी का एक प्रमुख कारण कृषि उत्पादों का उत्पादन था। मांग में कमी के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरती गईं, जिससे किसानों की आय कम हो गई और वे ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए। बैंकों में विफलता और ऋण संकट।
कई अमेरिकी बैंकों ने लोगों को घर और अन्य सामान खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में ऋण दिए थे। जब लोग अपना ऋण चुकाने विफल रहे तो बैंक विफल हो गए, जिससे लोगों की बचत डूब गई और अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह रुक गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले प्रश्न दिखाते हैं तब आंसर। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए और लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब चलो इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के प्रमुख कारण भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता। भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं हैं। क्षेत्रीय दल विविधताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय मुद्दों और ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए लोग अपने क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय दलों को अधिक समर्थन देते हैं। राष्ट्रीय दलों की सीमित पहुंच। राष्ट्रीय दल सभी राज्यों में समान रूप से मजबूत नहीं होते। कई बार राष्ट्रीय दलों की नीतियां और कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर प्रभावी नहीं होते। इस कारण से क्षेत्रीय दल स्थानीय जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं और उनकी भूमिका बढ़ जाती है। नेक्स्ट था, लोकतंत्र की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें पहली बहुत अच्छी विशेषता लिखी गई, जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सरकार बनाने और निर्णय लेने भाग लेने का अधिकार होता है। यह मतदान के माध्यम से होता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कानून का शासन और सरकार की जवाबदेही। लोकतंत्र में सभी नागरिक और सरकार कानून के अधीन होते हैं। कानून सभी के लिए समान होता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। सरकार की जवाबदेही। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तो उसे चुनाव के माध्यम से हटाया जा सकता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं साथियों। परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक होता है, इनके किन्हीं 2 लाभ बताइए। अगर ये नहीं करते हैं तो अथवा में अयस्क क्या होते हैं। भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं। चलिए इनका आंसर यहाँ पे देख रहे हैं। परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होता है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ है आर्थिक विकास में सहायक। परिवहन के बेहतर साधन माल और सेवाओं के तेज और सस्ते आदान प्रदान को संभव बनाते हैं। इससे व्यापार बढ़ता है। उद्योगों को कच्चा माल उत्पाद बाजार तक आसानी से पहुंचता है, जिससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। दूसरा, सामाजिक और क्षेत्रीय विकास। परिवहन के विकास से दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्य शहरों और बाजारों से जोड़ा जाता है। इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, अथवा में अयस्क क्या होते हैं। अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातु या अन्य उपयोगी पदार्थों को आर्थिक रूप से निकाला जाता है, कम खर्च और आसानी से निकाला जाता है। भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां एक है उड़ीसा झारखंड क्षेत्र और दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर क्षेत्र। एक है उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका फिर आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूचना का अधिकार क्या है। यह किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। अथवा भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षिट करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोनों। सूचना का अधिकार और उपभोक्ता की शक्ति। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI यह एक कानूनी अधिकार है जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकारी विभागों, संस्थाओं और अधिकारियों से सीधे जानकारी प्राप्त कर सकता है। भारत में अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लागू है। स्पष्टीकरण। यह अधिकार निम्नलिखित प्रकार से उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही। यह सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। सशक्तिकरण। यह नागरिकों को सशक्त बनाता है जिससे वे सरकार के कामकाज पर नज़र रख सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सकते हैं। जानकारी तक पहुंच। उपभोक्ता सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज, निर्णय और आदेशों की जानकारी मांग सकते हैं जिससे वे सूचना निर्णित ले पाते हैं। शिकायत निवारण। जानकारी प्राप्त करके उपभोक्ता अनुचित व्यवहार या सेवाओं में कमी के खिलाफ प्रभावी ढंग से शिकायत कर सकते हैं और निवारण की मांग कर सकते हैं। यहाँ पर है अथवा वाला था, भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उपाय। 2 उपायों का वर्णन। भारत सरकार विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को आकर्षित करने के लिए उपाय करती है। इनमें से 2 प्रमुख उपाय हैं। पहला है FDI नीति उदारीकरण। सरकार ने कई क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% तक FDI की अनुमति दी है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए FDI की सीमाएं बढ़ाई गई। अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। व्यापार सुगमता ईजी टू डूइंग बिजनेस। विदेशी निवेशकों के लिए भारत में व्यापार शुरू करना और संचालित करना आसान बनाने हेतु कई सुधार किए गए, जैसे कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत, नौकरशाही बाधाओं को कम करना। भारत सरकार द्वारा विदेशी ये वो आंसर लिख सकते हैं या तो फिर इतना आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं भैया। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए सभी लोग। इसका आंसर देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या।
भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कार्य शामिल, जिन्होंने मिलकर जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। आर्थिक शोषण। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि उद्योग व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया। बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी ने लोगों में संतोष पैदा किया और राष्ट्रवाद को बल दिया। आधुनिक शिक्षा और चेतना। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद जैसे आधुनिक विचारों से परिचित कराया, जिससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक एकीकरण। ब्रिटिश शासन ने भारत को एक केंद्रीय प्रशासन के तहत एकीकृत किया, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एकजुट होने का अवसर मिला। प्रेस और साहित्य की भूमिका। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और राष्ट्रवादी साहित्यों ने लोगों के विचारों को प्रोत्साहित करने और उनमें एकता की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने देश में राजनीतिक जागरूकता और एकता को बढ़ावा दिया, जो राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण बनी। अथवा अगर ये नहीं करना चाहते तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। फ्रांस की क्रांति के कई कारणों से शुरू हुई थी, जिसमें सामाजिक असमानताएं, आर्थिक कठिनाइयां, ज्ञानोदय के विचारों का प्रभाव शामिल है। सामाजिक असमानता। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें प्रथम द्वितीय वर्ग पादरी और कुलीन को विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि तीसरे वर्ग किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग पर असमान करों का बोझा था। आर्थिक संकट। राज्य पर भारी कर्ज के कारण गंभीर आर्थिक कठिनाइयां थी, जिससे जनता में व्यापक असंतोष था। निरंकुश राजशाही। राजा लुई 16वां का निरंकुश और अयोग्य शासन लोगों की समस्याओं को हल करने में विफल रहा। प्रतिबोधन के विचार। वॉल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत की संघानात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? कम्युनलिज्म से यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए लॉस है, यानी हानिप्रद है, लॉसफुल है। देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न। भारतीय संघानात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित हैं, यहाँ पर से देखेंगे। दोहरी सरकार। पहली बात तो दोहरी सरकार है। केंद्र और राज्य स्तर पर दोहरी सरकारें हैं, जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। केंद्र में जैसे मोदी जी और राज्य में जैसे योगी जी। शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट विभाजन है, जिसे संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। लिखित और सर्वोच्च संविधान। भारतीय संविधान लिखित है और सर्वोच्च माना जाता है। सभी सरकारी निकाय संविधान के दायरे में काम करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र और केंद्र राज्य विवादों को सुलझाने के साथ साथ संविधान की रक्षा करती है। द्विसदनीय विधायिका। संसद में 2 सदन है। लोकसभा, जिसको हम लोग निम्न सदन, और राज्यसभा जो उच्च सदन है, जो राज्यों और लोगों दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, ये हो गया। अथवा अगर ये नहीं करते तो सांप्रदायिकता और भारतीय समाज पर इसका प्रभाव देखेंगे। सांप्रदायिकता से तात्पर्य एक ऐसी विचारधारा से जिसमें एक धार्मिक समूह अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखता है और अक्सर अन्य धार्मिक समूहों के प्रति पूर्वाग्रह या शत्रुतापूर्व व्यवहार करता है, या भारतीय समाज के लिए निम्नलिखित तरीकों से हानिप्रद है। मतलब धर्म को आगे कर देते हैं लोग इसमें और राष्ट्र को पीछे कर देते हैं, जबकि राष्ट्र को आगे रखना चाहिए। सामाजिक विभाजन या विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अविश्वास और विभाजन पैदा करता है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। हिंसा और संघर्ष। सांप्रदायिक तनाव अक्सर दंगों और हिंसा का रूप ले लेता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय एकता को खतरा भी रहता है। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि यह लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित करता है। विकास में भी बाधा। सांप्रदायिक संघर्ष विकास परियोजनाओं और आर्थिक प्रगति को बाधित करते हैं, क्योंकि सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसका देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन से हैं? भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं करते तो दूसरा है अनौपचारिक साख क्या है? भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, इसमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन करना। द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार उत्पादों में बदलता है, जैसे कारखानों में उत्पादन और निर्माण कार्य। तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर, इससे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और इसमें सेवाएं प्रदान करने वाली गतिविधियां शामिल, जैसे व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। अगर ये नहीं करते तो अथवा में भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचनाओं में हुए परिवर्तन। प्राथमिक से तृतीयक की ओर बदलाव। ऐतिहासिक रूप से आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख होता है।
उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती, द्वितीयक यानी औद्योगिक और फिर तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। सेवा क्षेत्र की प्रमुखता, भारत में पिछले कुछ दशकों में सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक बढ़ा है और यह सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया है। बुनियादी सेवाओं की बढ़ती मांग, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, बैंक, परिवहन जैसे बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता और मांग में वृद्धि हुई, जिन्हें सरकार द्वारा भी बढ़ावा दिया जाता है। अगर ये नहीं करते हैं पूरा क्वेश्चन तब ये अथवा में है भैया। अनौपचारिक साख, अनौपचारिक साख में ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच सीधे लेन देन होते हैं, जिसमें आमतौर पर कोई औपचारिक संस्था शामिल नहीं होती है। जैसे कि गांव में लोग ले लेते हैं मनी लेंडर से अपना धन मतलब उधार ले लेते हैं। उधार से ग्रामीण क्षेत्र में छोटे किसान अक्सर साहूकार या जमींदारों से ऋण लेते हैं, क्योंकि बैंकों जैसी औपचारिक संस्थाओं तक उनकी पहुंच मुश्किल होती है, प्रक्रिया जटिल होती है और दस्तावेज की कमी होती है। चुनौतियाँ, उदाहरण यहाँ पर अनौपचारिक ऋणदाताओं द्वारा अक्सर बहुत अधिक ब्याज दरें वसूली जाती हैं, जिससे उधारकर्ता ऋण के जाल में फंस जाते हैं और उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, जोखिम भी होता है, क्योंकि इसमें नियामक संस्था नहीं होती है और कभी कभी जमींदार लोग क्या करते थे, खेत भी छीन लेते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चलिए इसका आंसर देख। भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण पारिस्थितिक विविधता और जीवन के सहायक तंत्रों, जल और वायु, मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। यह प्रजातियों को बेहतर विकास और प्रजनन के लिए पौधों और जानवरों की आनुवंशिक विविधता को भी संरक्षित करता है। वन हमें लकड़ी, रेशे और अन्य कच्चे माल जैसे संसाधन प्रदान करते हैं, हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। उठाए गए 2 प्रमुख कदम क्या है सरकार के द्वारा, कानूनी ढांचे और संरक्षित क्षेत्र। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनी ढांचे स्थापित किए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। परियोजनाएं चलाई जा रही हैं विशेष प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी पहले शुरू की गई हैं, मैंने हाथियों को बचाने के लिए और ये बाघों को बचाने के लिए। अगर ये नहीं करते तो अथवा में भारत में किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकार लिखना है। तो इस प्रकार है, नंबर 1 निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य परिवार की स्थानीय जरूरतों को पूरा करना होता है, न कि बाजार में बेचना। इसमें अक्सर पारंपरिक तरीकों, छोटे भूमि क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक कृषि, इस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में उपज बेचकर लाभ कमाना होता है। इसमें अधिक पैदावार के लिए आधुनिक इनपुट जैसे उच्च उपज देने वाले बीजों, उर्वरकों और मशीनरियों का उपयोग किया जाता है। रोपण कृषि, इस प्रकार की व्यावसायिक कृषि है जहाँ एक ही फसल जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और फिर उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, मानचित्र में नाम द्वारा सही नाम द्वारा यहाँ पर क्या करें, चित्र द्वारा नाम सही दर्शाना है। पहले मैं इसके आंसर सबके बताऊँगा, फिर मैं आपको लास्ट में मानचित्र भी दिखाऊँगा। चलिए, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह जनपद जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया। और इसका बी खंड भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी दिखाना है पश्चिम भारत एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित पूर्वी भारत। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और इनके मैं आंसर कराने वाला हूँ। ये तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, मतलब मानचित्र नहीं दर्शाना है। तो भैया इसके आंसर देखेंगे। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, लाहौर। पूर्ण स्वशासन का प्रस्ताव दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान पारित किया गया था। आपको केवल लाहौर लिखना है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ, नागपुर। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, जहाँ सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर जिले के अंतर्गत आने वाले अमृतसर पंजाब शहर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन है प्रयागराज इलाहाबाद में। आनंद भवन नेहरू परिवार से संबंधित ऐतिहासिक संग्रहालय प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद में स्थित है। वह स्थान जहाँ कपड़ा मिल के श्रमिकों ने अपना पहला सत्याग्रह किया। अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल। कपड़ा मिल मजदूर श्रमिकों द्वारा पहला सत्याग्रह। अहिंसक प्रतिरोध महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के अंतर्गत हुआ था। अहमदा मिल मजदूरों।
नेक्स्ट यहाँ पर भारत में स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम लिखिए तो मुंबई पश्चिम भारत में स्थित एक प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। पूर्वी भारत में स्थित लोहा और इस्पात संयंत्र का नाम लिखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। दक्षिण भारत में स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र का नाम लिखिए नेवेली तापीय ऊर्जा संयंत्र। नेवेली तापीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु दक्षिण भारत में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी का नाम लिखिए रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी। पूर्वी भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का नाम लिखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को हमने बनाया है आप लोगों के लिए। जिसका भी पेपर नहीं हुआ करके जाइए, बाद में कमेंट करेंगे आप कि सर सेम ही आया था। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं प्रयास करूँगा अभी इसी वीडियो में ऐड करने का मानचित्र। तो ज़रा छोटा सा आप लोग 1 सेकंड के लिए रुकेंगे। साथियों मैंने प्रयास किया लेकिन नहीं बन पाया है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मानचित्र अलग से दिखा दूँगा। धन्यवाद।